वेलकम डियर रॉकर्स, सभी का स्वागत है। देखो, दुनिया में एक बहुत ही रेयर डिजीज है जो बच्चों को अफेक्ट करती है। जब तक वो 10 या 15 साल के हो जाते हैं ना, तब तक उनकी बॉडी लगभग एक बुजुर्ग आदमी की तरह फंक्शन करने लगती है। स्किन में झुर्रियां पड़ जाती है, नजरें कमजोर हो जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं। इस तरह की डिजीज से अफेक्टेड एक लड़का अपनी लाइफ के बारे में एक नोवेल लिखता है और उस नोवेल पर आधारित एक मूवी बनती है। उसी मूवी को हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है कि अब देखना, आपके और हमारे हिसाब से मूवी 5 स्टार वाली होगी और आपको किसी भी मायने में डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये मूवी। मूवी के अंत में आप ये भी देखना कि आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग्स महसूस होगी। तो आइए देखते हैं मिलकर 2014 में रिलीज हुई एक कोरियन इमोशनल ड्रामा जिसका नाम है माई ब्रिलियंट लाइफ। तो कहानी की शुरुआत में एक 16 साल का लड़का सिस्टम पर कुछ टाइप कर रहा होता है। उसके हाथ देखकर लगता है जैसे वो एक बुजुर्ग के हाथ है। उसी के वॉइस ओवर में उसकी कहानी बताई जाती है। मैं कौन हूँ कौन नहीं, ये बताने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि मेरे पेरेंट्स कौन है। जब मेरी माँ 17 साल की थी तब उनके पेट से मेरी लाइफ शुरू हुई थी। पापा भी 17 साल के थे, दोनों स्कूल में पढ़ते थे। पापा ने माँ से कहा था कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? बच्चा हो गया तो उसकी देखभाल करने के लिए मेरे घर में मेरी माँ बहन भी नहीं है, सिर्फ पापा हैं। अगर पापा को पता चल गया तो मार पड़ेगी, और तो और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि एक छोटे बच्चे को पाल पाए। इस तरह माँ की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर पापा बहुत ही टेंशन में थे और माँ भी कम टेंशन में नहीं थी। माँ के 5 भाई हैं। जब उन्हें पता चला तो सब के सब मेरे पापा के पीछे पड़ गए। पापा भी जान बचाकर भाग रहे थे और मेरी माँ के पेरेंट्स यानी मेरे नाना नानी ने माँ को बहुत मारा। माँ के पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। पापा तो एकदम बच्चे ही थे, समझो, जरा सी भी मैच्योरिटी नहीं थी उनमें। वो टाइक्वांडो फाइट में नाम कमाना चाहते थे, लेकिन गुस्से में उन्होंने रेफरी को ही पीट दिया और आखिर में एक स्पिनिंग किक किया। लेकिन वो किक रेफरी के बजाय स्कूल के प्रिंसिपल को लग गया। पापा को फिर खूब मार पड़ी और घर आकर भी फिर पापा को दादाजी की मार पड़ी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि पापा ने एक स्कूल पढ़ती लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। इस वजह से पापा को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन 17 साल की उम्र में इन दोनों के घर छोड़ने का रीजन था मैं, क्योंकि बच्चा तो मैं ही था जो होने वाला था और मेरी वजह से दोनों को घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इस तरह वो अपनी कहानी टाइप कर रहा होता है कि तभी उसकी माँ अंदर आती है। वो उस लड़के के हाथ से खून निकालकर उसे टेस्ट करती है और पूछती है कि तुम अपने इंसुलिन के इंजेक्शन तो लगा रहे हो ना बेटा? नहीं लगाओगे तो मुसीबत हो जाएगी और अपना सिस्टम बंद कर लो, बाहर आओ, मिलकर टीवी देखते हुए खाएंगे। माँ के जाने के बाद दोस्तों हमें उस लड़के का पूरा रूप दिखाया जाता है। उसे देखकर लगता नहीं कि ये 16 साल का लड़का होगा, लगता है कोई बहुत बूढ़ा आदमी है। इस लड़के का नाम है एरम। फिर तीनों बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो पापा भी पूछते हैं कि बेटा तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है? एरम कहता है कि जिसमें लड़कियां बढ़िया डांस करती हो वो वाला गाना मुझे ज्यादा पसंद है पापा। वाह बेटा, तू तो एकदम मेरी तरह निकला। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे सैड सॉन्ग्स पसंद थे, और वो भी शराब पीकर सैड सॉन्ग सुनने की फील कुछ अलग ही होती थी, पता है। फिर टीवी पर एक शो आता है जिसे सभी बड़े ध्यान से देखते हैं। असल में एरम को प्रोजीरिया नाम की एक डिजीज है जिसकी वजह से वो इतनी कम उम्र में ही बूढ़ा दिखता है। उसके डिजीज के बारे में इन्होंने उस शो में बात की थी, क्योंकि एरम के ट्रीटमेंट के लिए इनको फंड्स चाहिए जिसे इस प्रोग्राम के थ्रू जनरेट किया जा रहा है। एरम की माँ एक लॉन्ड्री में काम करती है और पापा एक टैक्सी ड्राइवर है। कभी कभार वो बॉडीगार्ड का भी काम करते हैं। उस शो में एक डॉक्टर प्रोजीरिया के बारे में अवेयरनेस पैदा करता है और एरम के लिए लोगों से डोनेशन मांगता है। कई लोग उस शो को देखते हैं। शो के बाद पड़ोस के एक अंकल आते हैं जिन्हें एरम बड़ा पसंद है। तो वो पापा से कहते हैं कि उस शो का प्रोड्यूसर चीटर निकला। मैंने उसको कॉस्टली शराब खरीद कर दी, लेकिन शो में मेरा इंटरव्यू काट दिया उसने। एंड दोस्तों, उस शो का प्रोड्यूसर असल में एरम की माँ का स्कूल फ्रेंड है, इसीलिए वो एरम की मदद करना चाह रहा है। अगले दिन पापा देर से उठते हैं और जल्दी जल्दी काम के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन एरम कहता है कि घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, मैं भी साथ चलूं क्या? अब पापा भी उसको लेकर जाते हैं, हालांकि उन्हें डर होता है कि बच्चे की माँ पीटेगी उनको। और तब उनके कस्टमर्स पूछते हैं कि अरे ये तो वही टीवी वाला लड़का है ना। फिर वो एरम से बात करते हैं, उसके साथ फोटो भी खिंचवा लेते हैं। काम के बाद वो लॉन्ड्री से माँ को भी पिकअप करके एक जगह खाने जाते हैं। तो एरम यहाँ पर माँ और पापा से पूछता है आप दोनों को क्या पसंद है? तो पापा कहते हैं मुझे झरने के पानी में नहाना बहुत पसंद है। माँ कहती है मुझे ठंडी हवा बहुत पसंद है, और अगर नापसंद की बात करो तो मुझे मधुमक्खी बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं मधुमक्खी देख भी लूं ना तो डर कर पानी में कूद जाऊंगी मैं। एरम बड़े ध्यान से सुन रहा होता है इनकी बातें। माँ और पापा ने बहुत ही छोटी उम्र में बच्चा पैदा कर दिया और शायद इसी वजह से दोनों में अब तक वो मैच्योरिटी नहीं आई जो दूसरे पेरेंट्स में होती है। लेकिन एरम काफी मैच्योर है। एरम बाथरूम जाकर लौटता है तो कुछ स्कूल के बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि अरे अरे ये तो वही है बूढ़ा लड़का। तो वो एरम का कैप निकाल देते हैं तो उसके सफेद बाल दिखते हैं। साथ ही उसको और चिढ़ाने के लिए वो उसकी फोटोज भी लेने लगते हैं। अब जैसे पापा उन बच्चों को देखते हैं ना तो वो उनको डांटते हैं, लेकिन वो फिर पापा को भी चिढ़ाते हैं कि अच्छा तो तुम ही हो इस बूढ़े लड़के के पापा। पापा तो गुस्से में लड़ने पे उतर आते हैं। तब एरम उनको रोकता है कि क्या कर रहे हैं पापा आप? लेकिन वो कहता है कि बेटा तुम जानते हो ना पापा कौन है, मैं अब भी टाइक्वांडो फाइटर हूँ। कहकर वो उन लड़कों को अपनी फाइटिंग टेक्निक्स यूज करके हवा में उड़ा उड़ा कर मारता है। पर दोस्तों ये सारी एरम की इमेजिनेशन है। असल में तो पापा उनसे मार खा रहे होते हैं और उन्हें काटने लगते हैं।
फिर वो एक स्पिनिंग किक करते हैं जो टारगेट मिस कर देता है और वहां पर आते हुए एक पुलिस वाले पर लग जाता है। फिर क्या था, पापा को और उन लड़कों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, लेकिन जब उनको असलियत पता चलती है कि गलती इन लड़कों की थी, तब वो पापा को छोड़ देते हैं। अब यहाँ माँ पापा को डांटती हुए कि तुम क्या कर रहे थे, क्यों लड़ रहे थे बच्चों से। पापा कहते हैं कि अरे वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं चुप रहूंगा। तो माँ कहती है वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुमने उनको ठीक से क्यों नहीं मारा, तुम रुको मैं जाकर उनकी खबर लेती हूँ। कहकर माँ उन लड़कों को मारने के लिए निकलती है और तो पापा भी कहते हैं कि अरे कहाँ जा रही लड़ने के लिए, चल खेलते हैं। और इस तरह वो दोनों खेलने लग जाते हैं। उन्हें इस तरह देखकर एरहम बड़ा खुश होता है। अगले दिन माँ एरहम को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसके ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि ब्रेन के एक हिस्से में कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब उसको दर्द हुआ होगा। अब माँ एरहम से कहती है कि तुम्हें कितनी बार समझाया कि अगर बॉडी में कुछ बदलाव फील हो, दर्द हो, तो तुरंत मुझे बता दिया करो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब डॉक्टर कहता है कि देखो अगर इसी तरह चलता रहा तो 1 साल के खत्म होने से पहले एरहम। अब दोस्तों डॉक्टर अपना सेंटेंस पूरा करता तभी माँ एरहम को बाहर भेज देती है। वो नहीं चाहती कि एरहम डॉक्टर की बात सुने और उसे पता चल जाए कि उसका अंत नजदीक है। तब डॉक्टर बताता है कि एरहम ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही जिंदा रह पाएगा। अगर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो उसे ट्रीटमेंट के जरिए ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। माँ बहुत दुखी होती है, लेकिन एरहम खुद भी जानता है कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। दोनों घर लौट रहे होते हैं तो सब एरहम को घूरने लगते हैं। एक लड़की एरहम को देखती है तो उसकी दादी कहती है उसे मत देखो, कहकर वो उसे खींच कर लेकर जाती है। अब एरहम को बहुत बुरा लगता है कि क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था। अपने इस दुख को एरहम एक बुक में उतारता है, जिसको लेकर एरहम का दिल शांत भी होता है वैसे, और वो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसका जो दुख होता है वो सारी चीजें किताब में लिख देता है वो। अब दोस्तों एक दिन एरहम को सुहा नाम की एक लड़की का ईमेल आता है, जिसमें उसने बताया होता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी एक रेयर डिजीज है। मैंने तुम्हारा प्रोग्राम टीवी पर देखा और उन लोगों को कांटेक्ट करके तुम्हारा ईमेल आईडी पाया। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। एरहम कभी स्कूल नहीं गया और इसी वजह से आज तक उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। पहली बार एक लड़की उसकी फ्रेंड बनना चाह रही है, तो ये सोचकर वो बड़ा खुश भी हो जाता है। वो बार बार इसी बारे में सोच रहा होता है। रात को नींद भी नहीं आती उसको। वो पानी पीने जाता है तो वहाँ पर माँ रो रही होती है और पापा से कहती है कि हमारे बेटे की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से मैंने इस बच्चे को अबॉर्ट करने की न जाने क्या क्या कोशिशें की। तेज भागने लगी, जानबूझकर गिरने लगी और तो और भगवान से भीख भी मांगने लगी कि किसी तरह बच्चा गिर जाए, लेकिन सबके बावजूद एरहम पैदा हुआ। शायद मेरी उन हरकतों की वजह से ही मेरे बेटे को ये सब झेलना पड़ रहा है। और तब पापा उसको शांत करते हैं कि देखो डॉक्टर खुद कह चुका है कि ये एक रेयर डिजीज है, किसी को भी हो सकता है, इसमें तुम जिम्मेदार नहीं हो। ये सब सुनकर एरहम दुखी हो जाता है। अगले दिन एरहम पड़ोस वाले अंकल से बात कर रहा होता है जो कि शराब पीता है। एरहम पूछता है अंकल इसका टेस्ट कैसा होता है बताओ। अरे बेटा बहुत ही घटिया टेस्ट होता है इसका, जो भी पीता है ना वो अपनी मौत के करीब जाने लगता है। वैसे तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। बात यह है अंकल कि मुझे एक लड़की ने मेल किया है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसका रिप्लाई दूं या नहीं। बेटा तुम्हें जो सही लगे वो करो। फिर एरहम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ भी कुछ बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते हैं। यहाँ पे भी एरहम को कोई फ्रेंड्स नहीं मिलते और तब वो स्क्रीन बंद कर देते हैं ताकि कोई एरहम को देख ही ना पाए। कई लोग एरहम के लिए गिफ्ट्स भेजते हैं और एक डोनर तो उसको गेमिंग कंसोल तक गिफ्ट करता है। अब एरहम खुश हो या ना हो, पर पापा बड़े खुश होते हैं कि वाह अब मैं मजे से खेलूंगा इस गेम में। कुछ क्रिश्चियन नन्स एरहम के लिए प्रार्थना करने आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बेटे की डिजीज को भगवान जरूर ठीक कर देंगे। पर पापा उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें ठीक करना ही होता तो उसे वो ये डिजीज देते ही नहीं। मुझे इन बातों में विश्वास नहीं है, आप लोग प्लीज चले जाओ यहाँ से। अब एरहम सुहा के मेल का रिप्लाई टाइप करता है कि मेरे पेरेंट्स और पड़ोस के अंकल के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करता, लेकिन तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो, इस बात के लिए मैं तुम्हें थैंक करना चाहता हूँ। वो भी तुरंत रिप्लाई करती है और इस तरह मेल के जरिए इनकी बातें शुरू होती हैं। वो एरहम के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करती है, जिसको सुनते ही एरहम तो कल्पना करता है कि उसे प्रोजेरिया नहीं है और वो एक नॉर्मल लड़का है। ये उसके लिए दोस्तों एक नया और हैप्पी एक्सपीरियंस होता है। वैसे वो सुहा को पसंद भी करने लग जाता है। तब उस टीवी शो का प्रोड्यूसर यानी एरहम की माँ का फ्रेंड आता है और कहता है कि उस शो का बढ़िया रिस्पॉन्स आया, हम एक और शो करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है। पर इस बार माँ मना कर देती है। लेकिन एरहम कहता है कि माँ मैं अगले शो के लिए तैयार हूँ, पर बेटा हमें जो डोनेशन चाहिए था वो उस शो के जरिए मिल चुका है, अब फिर से शो करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन एरहम कहता है कि मुझे दूसरा शो करने का मन हो रहा है, प्लीज मान जाओ ना। इस पर माँ भी मान जाती है। फिर माँ एरहम को खाना दे रही होती है और तब एरहम माँ के बैग में एक टैबलेट देखता है। पूछते हैं माँ क्या आपकी तबीयत खराब है, लेकिन माँ बात को घुमा देती कि नहीं बेटा ये बस विटामिन की गोली है। दूसरी ओर पापा बॉडीगार्ड का काम करने चाहते हैं तो वहाँ लोग किसी के ऊपर कचड़ा और न जाने क्या क्या चीजें फेंक रहे होते हैं। तो बॉडीगार्ड होने के नाते पापा बीच में जाकर वो सब अपने मुंह पे ले लेते हैं। फिर सारी चीजें साफ करके वो हॉस्पिटल आ रहे होते हैं कि उनको वो नन मिल जाती है। वो फिर कहती है कि आप अपने बेटे के वास्ते एक प्रेयर करवाइए, वो ठीक हो जाएगा। पापा फिर समझाते हैं कि देखो इस तरह के प्रेयर करके डिजीज को ठीक करने का ढोंग कब तक करती रहेंगी आप। तो इस पे नन भी गुस्सा होकर कहती है कि देखना तुम्हारे इस बर्ताव के लिए तुम्हें नरक मिलेगा। पापा कहते हैं कोई बात नहीं,
नहीं, आप जो कर रही हैं उसके लिए आपको भी नरक मिलेगा, दोनों वहीं मिलेंगे, गुड बाय। कहकर पापा हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो अहरम के लिए चिकन लेकर आया होता है। तब माँ तो डांटती है, कल उसका टेस्ट किया जाएगा, इस वक्त चिकन मत दो उसको। लेकिन पापा तो बच्चा है अभी, मतलब बच्चा ही है वैसे, अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आता और कहता है कि बेटा तुम्हारा वो जो गेमिंग कंसोल है वो मुझे दे दो ना, मैं मस्त खेलूंगा उसमें, तुम तो वैसे भी खेलते नहीं हो। अब हरकतें बचकानी जरूर हैं लेकिन बड़े अच्छा इंसान है ये पापा। अब अहरम को कमरे में सुलाकर माँ और पापा बाहर आ जाते हैं। माँ अपना बैंक पासबुक दिखाती है जिसमें बहुत पैसे जमा हो गए थे। असल में उस टीवी शो को देखकर कई लोगों ने डोनेशन के पैसे भेजे थे, लेकिन किसी एक इंसान ने $10,000 डोनेट किए थे, जो कि अभी तक का हाईएस्ट डोनेशन होता है। तो पापा कहते हैं कि हम इस इंसान का पता लगाकर पर्सनली जाकर उसको थैंक करते हैं। लेकिन माँ कहती नहीं, हर एक डोनर ने हमारी मदद करने की भावना से डोनेट किया है, हर एक से जितना बन पड़ा उन्होंने हमें दिया, इसमें हम हाईएस्ट डोनर को अलग से क्यों ट्रीट करें, वो गलत बात है। हाँ तुम ठीक कहती हो, कहकर पापा भी उस बात को भूल जाते हैं। और जब पापा और माँ आसपास नहीं होते तो अहरम उस टीवी शो के प्रोड्यूसर से बात करता है और कहता है कि सुहा नाम की एक लड़की ने अपनी टीम से मेरा ईमेल आईडी लिया था और वो मुझे मेल भेज रही है, उसके बारे में आप कुछ डिटेल्स पता लगा सकते हैं क्या। प्रोड्यूसर कहता है कि बेटा मैं तो नहीं जानता, लेकिन अपनी टीम से पूछकर जरूर बताऊंगा। थैंक यू सर, लेकिन प्लीज किसी को ये मत बताना कि मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर अहरम सुहा को मेल करता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा नाम जानता हूँ, अपने बारे में प्लीज कुछ और बताओ मुझे। तब वो बताती है कि मेरी माँ को बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम थी और वो चल बसी, अब मुझे भी वही प्रॉब्लम है। वैसे मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ और बहुत कुछ लिख भी रही हूँ। अहरम कहता है अरे मैं खुद भी एक राइटर बनना चाहता हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में एक बुक भी लिखी है। अगले दिन प्रोड्यूसर अहरम से मिलता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई बेटा, तुमने कहा था ना कि किसी को ये मत बताना कि तुम सुहा के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने गलती से अपनी टीम के आगे वो बात बक दी। लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया कि तुम्हारी और सुहा की फ्रेंडशिप को इस नए एपिसोड का एक सेगमेंट डेडिकेट करें तो कैसा रहेगा। वैसे सुहा के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चला, तो मुझे उस लड़की का ईमेल आईडी दो, मैं उसका पता लगाकर उसे इस शो में लेकर आऊंगा, और वो भी उसे एतराज ना हो तभी। इस पर अहरम सुहा का ईमेल आईडी दे देता है। फिर उस शो की शूटिंग होती है। अहरम बात करना शुरू करता है लेकिन ज्यादा देर वो बोल नहीं पाता, उसे खांसी होने लगती है। तब पड़ोस के अंकल को बात करने को कहा जाता है, पर वो चिढ़ जाता है कि पिछली बार भी इन लोगों ने इसी तरह मेरा इंटरव्यू लिया लेकिन बाद में कट कर दिया और टीवी पर मेरा कुछ भी नजर नहीं आया, इस बार दिखाएंगे नहीं, पहले बता दो। और फिर इसी दुविधा में वो अहरम के बारे में कहने लगता है। और यहाँ अहरम सुहा के रिप्लाई के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार में होता है और बार बार अपना आईडी चेक करता है। डॉक्टर उसका आईपैड छीन लेता है और कहता है कि प्लीज इन डिवाइसेस को ज्यादा देर यूज मत करो, तुम्हारी नजर कमजोर हो जाएगी और आंखों की रोशनी तक जा सकती है। लेकिन अहरम रात को चुपके से उसे निकालकर सुहा को मेल करता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। सुहा अपने हाथ की एक फोटो क्लिक करके भेजती है। अहरम कल्पना करता है कि वो सुहा का हाथ पकड़कर कहीं जा रहा है। तब सुहा पूछती है कि तुम्हें किन पलों में लगता है कि जिंदगी खूबसूरत है। अहरम कहते पता है, जब मैं नीले आसमान पर सफेद बादल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी खूबसूरत है और मुझे जीने का मन करता है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाजें सुनने से, और पड़ोस की दादी जब उन्हें बुलाती है कि बच्चों जल्दी आकर खाना खा लो, उस आवाज को सुनने से, और पड़ोसी अंकल के पापा टीवी पर कोई सीरीज देखकर रोते हैं तो उन्हें देखने से, और जब मैं और माँ एक ही तकिए पर सर रखकर एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें देखते रहने से, फिर पापा के साथ मिलकर जब मैं रात को तारे देखता हूँ उस पल में, और इस तरह के कई पलों में मुझे लगता है कि जिंदगी खूबसूरत है और मुझे जीना है। इस तरह वो अपने मन की बातें शेयर करता है, पर उसके बाद सुहा का कोई जवाब नहीं आता। अहरम बार बार रिफ्रेश करता है लेकिन कोई मेल नहीं आता। तब अहरम मेल करता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं आता। इस वजह से अहरम जरा दुखी हो जाता है कि क्या हो गया। अब आगे डॉक्टर माँ को बता रहा होता है कि देखो अहरम की मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो अहरम सीधे डॉक्टर से पूछ लेता है कि सच बताइए डॉक्टर, मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा। डॉक्टर पूछता है क्या ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। अहरम कहता है कि हाँ बिल्कुल जरूरी है, मेरी जान का सवाल है। तब डॉक्टर बताता है कि अगर तुम 1 और महीने जिंदा रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। सुनकर अहरम दुखी होने के बजाय पड़ोस के अंकल के साथ मजे से बातें करने लगता है और बड़ा खुश भी नजर आता है। कहता है अंकल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले एक बार बस एक बार शराब को टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या आप कल चुपके से मेरे लिए थोड़ी शराब लेकर आएंगे प्लीज। अंकल तो गुस्सा हो जाते हैं कि देखो आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, बच्चे हो तुम अभी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा डिजीज ठीक हो जाएगा, एक ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा, और ये बेकार की बातें बंद करो। इस तरह डांट कर अंकल चले जाते हैं। फिर अहरम अपने बेड में होता है जब शो प्रोड्यूसर माँ को अकेले में ले जाकर कहता है कि हमने सुहा का पता लगाने की कोशिश की, जो हमारा शो देखकर अहरम को ईमेल करती रही वही। हमें पता चला है कि वो कोई लड़की नहीं, एक आदमी है जो डायरेक्टर बनने का शौक रखता है, और अपनी कहानी लिखने के लिए उसने एक लड़की की तरह अहरम से कम्युनिकेट किया और अहरम की फीलिंग्स जानने की कोशिश की। माँ को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करे, मैं उस पर अभी पुलिस कंप्लेंट करती हूँ। वो कहता है कि देखो उसने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने के लिए उस पर केस नहीं कर सकते। उसने ना किसी को फिजिकली हर्ट किया है, ना हमारा कुछ चुराया, और ना ही कोई बड़ा धोखा किया है।
माँ की भी समझ नहीं आता कि क्या करे। सोचती है कि अगर अहरम को पता चलेगा तो बेचारा टूट जाएगा, कम से कम मरते दम तक उसको चैन से जीने दो, प्लीज तुम उसे कुछ मत बताना। लेकिन क्या बताते ये लोग, अहरम तो ये सब कुछ सुन रहा था और सच में टूट कर वहीं बैठ जाता है। सोचता है यार कि क्या आखिर तक मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे। ये सोच सोच कर उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो बेकाबू होकर वीडियो गेम खेलने लगता है। माँ कहती बेटा तुमने खाना खाया भी नहीं, चलो खा लो, वीडियो गेम मुझे दो। लेकिन आज अहरम बहुत गुस्सा है दोस्तों। पापा उसे गेम छीनने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि प्लीज मरने से पहले मुझे अपनी मर्जी का कुछ करने दीजिए, मेरी जो पसंद होगी मैं वही करूंगा और चैन से मर जाऊंगा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए फिलहाल और चले जाइए यहाँ से। इस तरह वो चिल्ला देता है तो माँ और पापा टूट जाते हैं। अगले दिन अहरम पापा के साथ उनके काम पे जाता है। वो सुहा को एक आखिरी मेल भेजता है, गुड बाय। सुहा का मतलब दोस्तों उस डायरेक्टर को जो सुहा के नाम से अहरम को मेल करता था। रात को वो तारे देखने जाते हैं लेकिन तब अहरम रोते हुए वहां से भाग जाता है। पापा पूछते हैं बेटा तुम्हें हो क्या गया है। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ पापा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। कहकर अहरम अपना दुख अंदर ही छुपा लेता है, पापा को नहीं बताता। फिर दोनों वहां लेटकर तारे देखते हैं। पापा कहते हैं कि अगर कभी आसमान में पुच्छल तारा नजर आए ना तो उस वक्त जो तुम विश करोगे वो जरूर पूरी होगी। और तब अचानक आसमान में एक पुच्छल तारा दिखता है। पापा कहते हैं वो रहा वो तारा, लेकिन मैं तो विश करना भूल ही गया, तुमने कुछ विश किया क्या। अहरम कहता है हाँ मैंने विश तो किया, लेकिन मेरा विश क्या था वो मैं नहीं बताऊंगा आपको प्लीज। और तब अहरम की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो जाता है और देखते देखते अंधेरा छा जाता है। नहीं यार ये नहीं, हाँ दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। पापा घबरा जाते हैं लेकिन अहरम कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पापा, पर मैं बहुत खुश हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। मैंने आखिर में उस तारे को और आपके चेहरे को जो देख लिया था। पर पापा घबरा कर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जरूर अहरम बहुत ही स्ट्रेस में है और इसी वजह से शायद उसको टेम्पररी ब्लाइंडनेस हुई है। दरअसल दोस्तों अहरम के स्ट्रेस का कारण है धोखा। उसने सुहा को अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन आखिर में जब उसे पता चला कि कोई और अपनी किसी कहानी के लिए उससे झूठ बोलता रहा और उसका इस्तेमाल करता रहा तो वो बहुत दुखी हुआ और यही उसके स्ट्रेस की वजह है। अहरम के पेरेंट्स भी इस बात को जानते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस बात को अहरम भी जान चुका है। उन्हें लगता है कि शायद सुहा ने अचानक से रिप्लाई करना बंद कर दिया होगा, इसी वजह से अहरम इतना दुखी है। तो अब पापा उस डायरेक्टर का पता लगाते हैं जिसने सुहा के नाम से अहरम से दोस्ती की थी। उसके घर पर दीवार पर अहरम की फोटोज और उसके बारे में आए हुए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं। पापा तो उस डायरेक्टर को पकड़कर पीटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कितना दुख पहुंचा, पता भी, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें कुछ। लेकिन फिर पता चलता है कि उस डायरेक्टर का एक पैर खराब है और वो खुद एक स्पेशली एबल्ड आदमी है। तो अब पापा उसको मारना नहीं चाहते और दोनों बैठकर बातें करते हैं। तब वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर, मुझे इसका एहसास है। मैं एक रियल स्टोरी चाहता था, इसीलिए मैंने अहरम के साथ पहचान बनाई। पर आपका बेटा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट। पापा कहते हैं मैं जानता हूँ। इसके आगे उन्हें कुछ और कहने का मन नहीं करता, बहुत दुखी होते हैं वो। मन की शांति के लिए पापा अपने पिता के घर जाते हैं जहाँ से वो कई साल पहले बाहर निकल चुके थे। ये हैं पापा के पिता यानी अहरम के दादाजी। वो कहते हैं कि बाहर क्यों खड़ा है बेटा, अंदर आजा। घर में अहरम की फोटोज होती हैं। अहरम पूछता है आप कैसे हो पिताजी। वो कहते हैं कि मेरा क्या है बेटा, मैं तो ठीक हूँ, मेरा पोता कैसा है ये बता। और तब पापा एक बात नोटिस करते हैं कि अहरम के ट्रीटमेंट के लिए जो डोनेशंस मिले थे उसकी डिटेल्स वहाँ पर होती है। मतलब पिताजी ने भी अहरम के लिए डोनेट किया था। और याद है इन्हें किसी ने $10,000 डोनेट किए थे, वो कोई और नहीं पिताजी थे यानी अहरम के दादाजी। पापा का दिल अचानक जैसे भारी हो जाता है और पूछते हैं पापा आप इतना सारा पैसा डोनेट क्यों किया आपने। पिताजी कहते हो क्या कह रहे हो बेटा, जब अनजान लोग अहरम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं तो उसका अपना दादा हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता मतलब। पापा दुख के मारे रोने लगते हैं। तब पिताजी कहते हैं कि बेटा तू परेशान ना हो, अहरम को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, तो बस हिम्मत रख। पापा भी वहां से जाने वाले होते हैं कि तब उनके पिताजी अहरम के लिए कैप देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे अपने हाथों से बनाया है, क्या तुम इसे अहरम को दे दोगे, ये उसे बहुत सूट करेगा। पापा भी उसको लेकर अपने पिताजी को थैंक करके निकल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ अहरम को किसी टेस्ट के लिए लेकर जाते हैं और माँ बिल्कुल अकेली होती है। पापा कहते हैं कि इस हालात में तुम भूखी मत रहो, कहकर वो माँ को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं। अहरम बस कुछ ही दिनों का मेहमान है दोस्तों, और इसीलिए माँ और पापा ने काम पे जाना बंद कर दिया है और वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम अहरम के साथ बिता पाए। पड़ोस के अंकल को भी पता चल चुका है कि अहरम मरने वाला है। वो अहरम को व्हील चेयर पर बैठाकर अकेले में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा हुआ है। फिर यार वो एक गिलास में थोड़ी शराब डालकर अहरम को दे देते हैं। अहरम उसे पीकर कहता है कि चलो आखिर मैंने शराब को टेस्ट कर ही लिया, लेकिन टेस्ट बहुत घटिया है अंकल इसका। वैसे पापा कहते हैं कि शराब पीकर सैड सॉन्ग सुनने की फील एकदम अलग होती है, आप एक सैड सॉन्ग सुनाइए ना। अंकल भी गाते हैं और अहरम उनका गाना सुनता है। फिर अंकल उसे बताते हैं कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ बेटा, शायद इसके बाद तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, कहकर अंकल चले जाते हैं। धीरे धीरे अहरम की हालत और खराब हो जाती है। क्रिसमस और न्यू ईयर का वक्त भी आ जाता है। माँ और पापा अहरम से पूछते हैं
कि बेटा अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, हम उसे पूरा कर देंगे। हमें बहुत सारा डोनेशन मिला है, इसलिए तुम बेझिझक कोई भी चीज मांग सकते हो, कोई भी। अहरम कहता है मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, सिटी में जो न्यू ईयर बेल बजता है मुझे बस वो सुनना है। लेकिन बेटा उस जगह पे बहुत भीड़ होगी और तुम्हारी तबीयत भी खराब है। प्लीज पापा प्लीज, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और मेरे टैब में एक फाइल है जिसमें मैंने अपनी कहानी लिखी है, आप प्लीज उसे एक बुक के तौर पर प्रिंट करके लाइए, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि उसका एक भी शब्द आप नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं। अगर आपने पढ़ा तो मैं मरने के बाद भूत बनकर आपसे बदला लूंगा। पापा भी जल्दी से उस टैब को लेकर उस फाइल को प्रिंट करने लगते हैं, फिर उसे लाकर अरहम को दे देते हैं और कहते हैं कि वैसे इसमें तुमने लिखा क्या है बेटा? अरे मैंने कहा था ना पापा पढ़ना मत। ठीक है यार, नहीं पढ़ूंगा। वैसे सुहा ने तुम्हें एक मेल भेजा है। दरअसल वो अहरम को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब अहरम मेल तो चेक नहीं कर सकता, वो ब्लाइंड जो हो गया है। पापा कहते हैं कि सुहा ने मेल में लिखा है कि उसके शहर में बहुत बर्फ गिर रहा है, इसलिए वो ठीक से तुम्हें मेल नहीं कर पाई। वैसे उसने ये भी पूछा है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है। लेकिन अहरम तो जानता है कि पापा बस खुश करने के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। वो कहता है कि ठीक है पापा, मेरी तरफ से क्या आप उसको रिप्लाई भेज देंगे? हाँ बेटा बताओ क्या टाइप कर दूं? सिर्फ यूं लिखिए, मुझे रिप्लाई करने के लिए थैंक्स सुहा। अब मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है माँ अपने कैमरे से मेरी वीडियो शूट करती थी और तब पापा अचानक से पीछे आकर पीकबू कहते तो मैं हंस पड़ता, वो फिर छुप जाते और फिर पीकबू कहते तो मैं फिर खुश हो जाता। मुझे खुश होता देखकर माँ और पापा भी बड़े खुश होते। लेकिन आज मैं पीकबू कहकर अपने माँ और पापा की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए छुपने जा रहा हूँ। जब मेरे पेरेंट्स बहुत ही यंग थे तब मैं पैदा हो गया था और इसी वजह से मेरे पापा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और मुझे पालने की खातिर उन्हें मजदूरी तक करनी पड़ी। बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं वो। जब उनकी उम्र के लड़के रेस्टोरेंट में मजे से खाने जाते तब मेरे पापा वहाँ वेटर का काम करते और उन्हें सर्व कर रहे होते। मेरी अच्छी परवरिश करने की खातिर उन्होंने टाइक्वांडो फाइटर बनने का अपना सपना तक छोड़ दिया। और मेरी माँ, उन्होंने कोई कम मुश्किलें थोड़ी झेली है। उस उम्र में जवान लड़कियां मेकअप करके खूबसूरत दिखने की कोशिश करती, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर घूमने निकलती, लेकिन मेरी माँ दुकान में उस तरह के ड्रेसेस को बस देख पाती। अगर माँ उन्हें पहनती तो सच में और भी खूबसूरत लगती, लेकिन माँ के पास उस तरह के ड्रेसेस खरीदने के पैसे नहीं थे। वो मुझे अपने पीठ पर उठाकर मार्केट जाती और मेरे लिए और घर के लिए चीजें खरीदकर बहुत दूर पैदल चलती थी। मेरी खातिर मेरे पेरेंट्स ने अपनी जवानी भुला दी, अपने सपने भुला दिए। मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके बदले में चाहता था कि बड़े होकर मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगा। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है? मैं जल्द ही मरने वाला हूँ और अपने पेरेंट्स से अलग होने जा रहा हूँ। हाँ वो अलग बात है, वो मुझे बहुत मिस करने वाले हैं और मैं भी। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि मैं हमेशा उनके साथ ही रहूंगा। जैसे दिन के वक्त तारे नजर नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तारे नहीं होते, उसी तरह मैं अपने पेरेंट्स को भले ही नजर ना आऊं, लेकिन मैं उनके साथ रहकर उनकी खुशी देखकर मैं खुद को भी खुश रखूंगा। और इस वक्त मैं देख नहीं सकता और मेरी खातिर पापा ही मेल टाइप कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि पापा रो रहे हैं। मुझे अपने पापा से बेहद प्यार है और आंखों की रोशनी खोने से पहले जो चेहरा मैंने देखा था वो मेरे पापा का चेहरा था। दोस्तों, सुनकर पापा छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं और अब अहरम की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए, यानी सिटी के न्यू ईयर बेल सुनवाने के लिए वो डॉक्टर से परमिशन मांगने जाते हैं। डॉक्टर तो डांट देता है कि क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसे में उस जगह पर भीड़ भाड़ होगी, सही नहीं है बच्चे के लिए। डॉक्टर प्लीज, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है, इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। और फिर और कोई रास्ता न पाकर डॉक्टर अहरम को डिस्चार्ज कर देते हैं और कहता है अहरम बेटा अपना ख्याल रखना और सेफली लौट आना। माँ और पापा अहरम को लेकर जाते हैं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है क्योंकि ढेरों लोग न्यू ईयर बेल्स को सुनने आए थे। अहरम माँ की गोद में सर रखकर माँ के पेट पर हाथ रखता है और कहता है कि माँ, आप इस छोटे बेबी को जरूर बताना कि वो मुझे कितनी प्यारी थी। माँ और पापा की कुछ समझ नहीं आता और वो पूछते हैं क्या तुम जानते थे बेटा? हाँ माँ, उस दिन आपके बैग में मैंने जो टैबलेट देखा था, मैं जानता हूँ कि उसे प्रेग्नेंट औरतें खाती हैं। मैं तभी समझ गया था कि आपके पेट में एक नन्ही सी बेबी पल रही है। जब मैं और पापा लेटकर तारे देख रहे थे तो एक पुच्छल तारा निकला। पापा ने कहा कि उसको देखकर कुछ मांग लो। तो पता है मैंने क्या मांगा? मैंने ये मांगा कि मेरी माँ के पेट में जो बेबी है वो मेरी तरह बिल्कुल ना हो, एक हेल्दी बेबी हो और मेरी माँ और मेरे पापा को हमेशा खुश रखे। और ये जरूर सच होगा, आप फिक्र मत कीजिए। माँ और पापा की समझ नहीं आता दोस्तों कि वो क्या कहें, बहुत दुख होता है उन्हें। मैंने एक कहानी लिखी है, आप उसे जोर से पढ़िए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। माँ भी उस कहानी को पढ़ना शुरू करती है जो कि पापा प्रिंट करके लाए थे। पापा को झरने के पानी में नहाना बड़ा पसंद है। वो मजे से उस पानी में जंप करते हैं, अपना ट्राउजर भी उतार कर मस्त नहाकर एंजॉय करते हैं। तब जंगल के रास्ते से आती हुई माँ के ऊपर ठंडी हवा का झोंका लगता है। वो बड़ी खुश होती है और तब उनका पैर फिसल जाता है और वो मधुमक्खी के छत्ते के पास चली जाती हैं। मधुमक्खियां उन्हें काटने वाली होती हैं तो वो तेजी से भागकर उसी पानी में कूद जाती हैं जहां पापा नहा रहे थे
और इस तरह पानी के अंदर होती हैं माँ और पापा की पहली मुलाकात। माँ और पापा का इस तरह मिलना एकदम स्ट्रेंज था। उनके बीच जो प्यार हुआ वो भी अचानक ही हुआ, और उस प्यार की निशानी बनकर मेरा पैदा होना भी एक संयोग ही था। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी भद्दी सी कहानी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये कहानी मेरे माँ और पापा को बहुत पसंद आएगी। इतना पढ़कर माँ कहती कि बेटा ये सच में एक बहुत भद्दी सी कहानी है, लेकिन क्योंकि तूने लिखी है तो इसे मैं पसंद कर लेती हूँ। पापा कहते हैं क्यों बे, मैं पानी में नंगा नहा रहा था क्या, मुझे ऐसा बदनाम क्यों कर दिया। तभी ट्रैफिक क्लियर होता है और पापा गाड़ी चलाने लग जाते हैं और कहते हैं कि बेटा जो भी हो कहानी बढ़िया थी पर। लेकिन दोस्तों एरम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। माँ उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है, वो नहीं जागता क्योंकि वो अपनी आखिरी सांस ऑलमोस्ट ले चुका था। पापा गाड़ी रोक देते हैं, पीछे से गाड़ियां हॉर्न बजाने लगती हैं। पापा तो गाड़ी में बैठे बैठे रो रहे होते हैं। माँ भी कहती है एरम बेटा जल्दी उठो, थोड़ी देर में घंटी बजने वाली है। लेकिन एरम कहाँ से जागता, वो तो हमेशा हमेशा के लिए आराम से सो गया था। और तब न्यू ईयर बेल्स बजना शुरू होते हैं और सभी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया खुश है, लेकिन एरम को खोकर माँ और पापा बहुत दुखी हैं। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब उस टीवी शो के दूसरे एपिसोड के लिए एरम का इंटरव्यू लिया जा रहा था। इंटरव्यू के अंत में रिपोर्टर एक सवाल करती है कि अगर तुम्हारा कोई अगला जन्म हो तो तुम उस जन्म में क्या बनना चाहोगे। इस पर पता है एरम ने क्या कहा कि अगले जन्म में मैं एक पिता बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे मेरी तरह एक बेटा हो। मेरे लिए मेरे पापा ने जो कुछ सहा वो सब मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, उस दर्द को। इंटरव्यू के बाद पापा एरम को उठाकर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि वाह बेटा इस तरह की ख्वाहिशें भी रखता है क्या तू। एरम, पापा और माँ एक साथ चलने लगते हैं और इसी के साथ माय ब्रिलियंट लाइफ नाम की दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। वाकई में यार एक ब्रिलियंट कहानी थी ये, और कहानी सुनाते सुनाते दोस्तों मजा आ गया मुझे भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इतनी प्यारी मूवी है तो कमेंट्स में कुछ बताइए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।